दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे दौर में जब सीएमआई के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 6 सालों में 77 लाख रोजगार कम हो गए, 77 लाख नौकरियां खत्म हो गई। ठीक उसी दौर में आप सब ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ सत्ता कहती है कि वो किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। ठीक इसी दौर में जब 77 लाख रोजगार कम होने, एमएसपी गारंटी की मांग नहीं माने जाने, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को सिरे से दरकिनार किए जाने और मणिपुर से लेकर हरियाणा तक पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों से लेकर मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, उन सब को देखते हुए यदि सत्ता का अट्ठाहस सांप्रदायिकता की छांव तले अपनी अपनी सांप्रदायिक सियासत को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में इसमें सत्ता के साथ साथ विपक्षी दलों की अकर्मण्यता भी जिम्मेदार है, उनकी बेरुखी भी जिम्मेदार है, जो इस सत्ता को कहीं ना कहीं फलने फूलने का मौका दे रही है। भला ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह संसद में कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी खाली है। राज्य सरकारों की भी, खासकर भाजपा शासित राज्य सरकारों की भी कमोबेश वही स्थिति है। और मंदसौर से लेकर किसान लखीमपुर खीरी तक इस देश का किसान पीड़ित है। नौजवानों की हालत तो पूछिए ही मत, जो कभी अग्निवीर के नाम पर तो कभी रेलवे एनटीपीसी के नाम पर हमेशा से छले जा रहे हैं। और व्यवस्था इस दौर में राम मंदिर के आश्रय, तो राम मंदिर के सहारे बढ़ने के साथ साथ नई संसद भवन के आश्रय और इन सब के बीच उस संसद भवन में सांसदों को उनकी पूरी संसदीय व्यवस्था को एक तरह से दरकिनार कर जो कॉरपोरेट स्टाइल फंक्शनिंग चल रही है सत्ता में, कॉरपोरेट के साए में जो सत्ता चलती हुई दिखाई दे रही है, उस सत्ता को बदलने के लिए जब चुनाव करीब आ रहे हो तो चुनाव हिमंडल के आश्रय होगा, चुनाव कमंडल के आश्रय होगा। ये बाइनरी खींचने में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। मंडल के आश्रय बाइनरी खींचने की कोशिश होती है तो नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा साबित करने में लग जाते हैं, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि साबित करने में लग जाते हैं। वहीं कमंडल के आश्रय सियासत को खींचने की उनकी पुरानी मजबूरी है, उनके राजनीतिक दल की, उस दल की पुरानी मजबूरी है। तो मंडल और कमंडल के सहारे जो सियासत खींची जा रही है, उस सियासत के बीच में क्या वाकई अगला लोकसभा चुनाव चाहे दिसंबर में हो या अप्रैल मई में हो, क्या उस चुनाव में वाकई जनता बदलाव के लिए तैयार है, या जनता जिस बदलाव के लिए तैयार है विपक्ष वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है? ये सारे सवाल अब इसलिए भी मौजूद हो गए हैं क्योंकि जनता के सवाल और विपक्ष का एजेंडा, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई दिख रही है, जिस खाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप को निश्चिंत मानकर चल रही है कि येन केन प्रकारेण भाजपा की न सही तो एनडीए की ही सही, सत्ता तो वापस आ ही जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था के दौर में, इस मानसिकता के दौर में कि सत्ता तो, सीटें भले ही कम हो जाए लेकिन सत्ता तो मिल भी जाएगी, दरअसल वो कौन से राज्य है और उन राज्यों में कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों अपने आप को मांझने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस बिसात को समझ पाने में, भारतीय जनता पार्टी के उस चुनावी हिंदुत्व की उस पूरी की पूरी रणनीति को समझ पाने में अब तक कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन क्यों नाकाम दिख रहा है? ये सवाल बड़ा है, इतना बड़ा सवाल है कि यदि इस सवाल को समय रहते सोल्व नहीं किया गया, इसका निदान नहीं निकाला गया, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आश्रय ही सही सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो सकती है। जिन 3 राज्यों का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, उन 3 राज्यों की परिस्थितियों को देखें तो 134 लोकसभा सीटें वहां हैं और इन 134 लोकसभा सीटों में से 2014 की बात करें तो 123 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2019 की बात करें तो 114 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो 123 और 114 का यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए उस दौर में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में कोई नाम लेवा तक दिखाई नहीं देता। बिहार के सामाजिक समीकरणों के सहारे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक ने बीजेपी को करीब करीब खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उठने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल की चुनावी बिसात एक बार फिर
सीपीएम बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही सिमटती दिखाई दे रही है। और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर कमोबेश अगले 5 सालों के लिए तो बंध ही गया है। हरियाणा की स्थिति यही है कि हरियाणा में महिला पहलवानों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा, आम लोगों की रोजी रोटी का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा सीट तक सीमित हो जाने पर मजबूर कर रहा है। और इन सब के बीच दिल्ली की परिस्थितियां, जीएसटी से परेशान व्यवसायी और सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज, इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध रथ का घोड़ा जो पिछले 2 चुनाव से दिल्ली की 7 सीटों पर सरबट दौड़ रहा था, उन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा कर रहा है। खाता खोलने की परिस्थितियां भी बीजेपी की दिल्ली में बमुश्किल दिखाई दे रही है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए 134 लोकसभा सीटों वाले ये 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि तकरीबन 114 और 123 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से झूल रही है, यही वो 3 राज्य की 114 और 123 सीटें हैं। यानी इन कुल 134 सीटें जो इन तीनों राज्यों में है, वो इस बात को तय करेंगी कि अगले लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 3 महीने बाद हो या 7 महीने बाद हो, इस बात को लगभग तय कर देंगी कि एनडीए की सरकार मोटे तौर पर कहे तो भारतीय जनता पार्टी 150 पर सिमटेगी या 210 तक पहुंच जाएगी। ये हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अभी भी इन तीनों राज्यों के चुनावी मैकेनिज्म को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सोशल इंजीनियरिंग को उस हद तक समझ पाने में कामयाब नहीं हुई है जिस हद तक उस सोशल इंजीनियरिंग को समझे जाने की जरूरत है। आइए इन तीनों राज्यों की चर्चा करते हैं। ये तीनों राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात राजस्थान की बात यदि हम करें तो 25 लोकसभा सीटें 2014 में और 24 लोकसभा सीटें और एक सहयोगी दल की एक सीट के साथ फिर 25 लोकसभा सीटें 2019 में यह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। लेकिन इन 25 लोकसभा सीटों को हासिल करने के वक्त 14 में तो अच्छे दिन आने की बातें थी। 14 में राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 19 तक हालात बदल चुके थे। 19 में कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बहुमत के साथ मुख्यमंत्री थे, बावजूद अब अपने बेटे को नहीं जिता पाए। 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ अपने पाले में कर ली। तो आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि विधानसभा में अशोक गहलोत को कामयाबी मिल जाती है? ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने दे दी है, नए जिले बना दिए हैं, सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं और कई सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लॉन्च कर दी है। तो इन सब के सहारे अशोक गहलोत ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मात देने की जो बिसात बिछा रखी है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया की बेरुखी के कारण हो सकता है अशोक गहलोत को कामयाबी मिल जाए। पूरी संभावना है कि कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो कामयाबी लोकसभा चुनाव में बरकरार रहेगी, ये सवाल बड़ा है। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अशोक गहलोत हो या नरेंद्र मोदी हो, वो उसी नॉन डोमिनेंट ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसको आमतौर पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी कहते हैं। और जब राजस्थान का चुनाव आता है तो अशोक गहलोत के पक्ष में खड़ा हो जाता है, दिल्ली का चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी राजस्थान की सत्ता आए या ना आए, वसुंधरा राजे पार्टी में रहे या ना रहे, राजस्थान की सत्ता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि राजस्थान में 2-4 सीटों के नुकसान ही सही, लेकिन उस नुकसान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटें तो लोकसभा में मिल ही जाएंगी। लेकिन कई बार कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे दल हो, परिस्थितियों को देखते हुए, वक्त की नजाकत को भांपते हुए अलग तरीके से रणनीति बनाते हैं। याद कीजिए 2005 का हरियाणा विधानसभा चुनाव, भजन लाल के चेहरे के सहारे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भजन लाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, क्योंकि
जाट समुदाय को, जाट वोटर्स को देवीलाल परिवार के हाथ से, ओम प्रकाश चौटाला जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके हाथ से वापस कांग्रेस के पाले में खींचना था। और उसका नतीजा यह हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव में, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में सारे विपक्षी दलों का, सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया। आज राजस्थान में यही परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव जीतती है और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने यदि जाट समाज का मुख्यमंत्री बना दिया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान तक इस प्रकार का सामाजिक समीकरण डेवलप हो सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5-6 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं मिलेंगी। तो राजस्थान का जो चुनाव है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं, वो परिस्थितियां तय करेंगी कि वाकई कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के प्रति उत्सुक है या नहीं है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। वही मध्य प्रदेश जहां मंदसौर में किसानों पर गोलियां बरसाई गई, वही मध्य प्रदेश जहां व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हुआ, वही मध्य प्रदेश जहां आदिवासी के ऊपर, आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति के ऊपर भाजपा के एक विधायक प्रतिनिधि ने पेशाब किया, और वही मध्य प्रदेश जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सबसे मजबूत गढ़ गांव गांव में बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन उस मध्य प्रदेश में हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। जनता वहां बदलाव चाहती है। 20 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन को जनता बदलना चाहती है। लेकिन क्या यह बदलाव 2018-19 की तरह होगा, जिसमें जनता ने कमलनाथ को सत्ता तो सौंप दी, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को कमल के पंजे से छुड़ा नहीं पाए। अपने बेटे के अलावा वो दूसरी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थे। 29 में से 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो क्या चुनाव जीतने की सूरत में एक बार फिर कमलनाथ पर दांव खेला जाएगा, या मध्य प्रदेश के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए किसी राजपूत या किसी आदिवासी पर दांव लगाया जाएगा? मुख्यमंत्री पद पर कोई राजपूत या कोई ट्राइबल बिठाया जाएगा? ये वो परिस्थितियां हैं जिसके बीच से कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है। ट्राइबल को, आदिवासी समाज को के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस देश भर के आदिवासियों को संदेश दे सकती है कि वो किसी बड़े राज्य में आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रही है। वहीं एक राजपूत समुदाय का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बरक से अपना चेहरा खड़ा कर सकती है, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर, जो पिछले 7 लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, उसकी परिस्थितियों को काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ने की एक कोशिश कर सकती है। बहुत बड़ी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिस कथित इंटरनल सर्वे की बात होती है, आंतरिक सर्वेक्षण की बात होती है, उसमें भाजपा को 50 से 55 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। उमा भारती यदि पार्टी छोड़ती है या घर बैठती हैं, तो भाजपा की सीटें 40 से 50 के बीच में सिमट सकती हैं। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव तक वो मोमेंटम बरकरार रह पाएगा, या यदि लोकसभा के साथ ही विधानसभा हो गए तब क्या होगा? क्या कमलनाथ लोकसभा चुनाव के प्रति लोगों को मोटिवेट करने में नरेंद्र मोदी के उस कथित पिछड़ावाद और उस चुनावी हिंदुत्व के दायरे से लोगों को निकाल पाने में कमलनाथ कामयाब होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों ही की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के उभार के साथ करीब करीब एक जैसी है। वो लोकसभा चुनाव के लिए वोटर्स को अपने पाले में बनाए रखने में नाकाम साबित होते रहे। तो क्या सिर्फ विधानसभा की सत्ता हासिल करने के लिए और दिल्ली में भाजपा को सत्ता सौंप देने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय करती है? जाहिर सी बात है कि इस तरह की परिस्थितियों में मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्णय लेना होगा, राहुल गांधी को निर्णय लेना होगा, कांग्रेस के आला कमान को निर्णय लेना होगा कि चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की सदारत कौन करेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह फैसला कांग्रेस पार्टी को करना होगा, और तभी जाकर 54 में 53 लोकसभा सीटें, 2019-2014 की बात करें तो 52 लोकसभा सीटें, और 2019 की बात करें तो 53 लोकसभा सीटें, यानी तकरीबन 97-98% की सफलता दर जो भाजपा के पक्ष में दिख रही है, वो कैसे कम होगी? बीजेपी कैसे वहां 18-20 पर सिमटेगी?
ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बनानी होगी, और उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए विधानसभा चुनाव एक सुनहरा मौका है, और चुनाव के बाद विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा अवसर है। इसलिए भी अवसर है क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यदि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पिट जाती है, खासकर 14 और 19 की तरह इन दोनों राज्यों में पिटती है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के का प्रयोग भी पूरी तरह से विफल माना जाएगा। गांधी परिवार के हाथ से कांग्रेस पार्टी की कमान निकलने के बाद जो जिस नई परिस्थितियों के निर्माण की आशा जगी थी, उस पर भी कहीं ना कहीं तुषारपात हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे राज्य उत्तर प्रदेश। जी हां, 80 में 71 सीटें 2014 में भाजपा को मिली, 2019 में 80 में 62 सीटें बीजेपी को मिली। सहयोगी दलों के साथ सहयोगी दलों को भी दोनों बार 2-2 सीटें मिली। लेकिन सिर्फ भाजपा की सीटों की बात करें तो बीजेपी हमेशा 80-90% की सफलता दर के साथ पिछले 2 चुनावों से परफॉर्म करती रही। जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समीकरण बहुत दुरुस्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंडल चेतना वाले राज्य में, चौधरी अजीत सिंह की विरासत वाले राज्य में, मुलायम सिंह की विरासत वाले राज्य में, कांसीराम की विरासत वाले राज्य में कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत के सहारे नहीं मिल रही है, बल्कि वो सफलता भारतीय जनता पार्टी को जो मिल रही है उस चुनावी हिंदुत्व के साथ विपक्षी दलों के फेल्योर से उपजी परिस्थितियों की वजह से मिल रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 29% वोट के साथ 225 सीटें लाती है और बहुमत की सरकार बनाती है। वही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 8% ज्यादा वोट लाकर, यानी 37% वोट लाकर 125 सीटें भी हासिल नहीं कर पाती। ये उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों को खतौली और घोसी उपचुनाव के नतीजे से देखना उसी प्रकार की भूल साबित होगी जिस प्रकार की भूल फूलपुर, कैराना और गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव के सहारे साबित हुई थी। इन तीनों उपचुनाव में जिस प्रकार से सपा बसपा आरएलडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि यूपी में भाजपा का सितारा डूब गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी 62 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी करती है। तो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जयंत चौधरी को जाट समुदाय के साथ साथ सामाजिक मुद्दों के से भी जोड़ना होगा। जाट और नॉन जाट के बीच जो खाई बनाकर रखी गई है, जिस प्रकार की खाई चुनावी हिंदुत्व के दौर में बनाई गई, उस पर भी ध्यान देना होगा। जाट और मुसलमान की गांव गांव में जो एकता दिखाई दे रही है, उस एकता के दायरे का विस्तार करते हुए दूसरे समूहों को भी जोड़ना होगा। समाजवादी पार्टी को यादव पार्टी के लेवल से ऊपर जाना होगा। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उस बड़े वोट बैंक के सामने जो उसके खिलाफ जो काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है, उस काउंटर पोलराइजेशन की परिस्थितियों को रोकने की दिशा में काम करना होगा। कास्ट सेंसस का मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार का मुद्दा नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ जाति जनगणना के मुद्दे को चुनावी हिंदुत्व, राम मंदिर, इन सब की काट के तौर पर प्रमुखता से गांव गांव तक ले जाना होगा। दिल्ली और लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिला मुख्यालयों के पोस्टर से बाहर निकलकर गांव की चौपाल तक जाति जनगणना का मुद्दा लेकर और मंडल पार्ट 2 के तौर पर पेश करने की कोशिश के साथ गांव की चौपाल तक जाति जनगणना का मुद्दा ले जाने की जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ जो वोट बैंक जुड़ा है, संजय निषाद के साथ जो वोट बैंक जुड़ा है, क्या वो वोट बैंक वाकई उनके साथ पूरे मन से जुड़ा है या बेमन से जुड़ा है? इन सामाजिक परिस्थितियों की पड़ताल करनी होगी। और पिछड़ावाद के इस दौर में उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में, आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने ठाकुर ब्राह्मण कार्ड को बहुत सफलता के साथ खेला, उस कार्ड को उसी सफलता के साथ खेलते हुए आगे बढ़ना होगा। लखनऊ और कानपुर की सीट, गोरखपुर की सीट, बनारस की सीट और गाजियाबाद नोएडा की सीट ही उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में 70 ग्रामीण इलाकों और
सेमी अर्बन इलाकों की सीटें भी हैं और उन्हीं सीटों से उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात तय होनी है। इस बात को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को समझना होगा। संभवतः मायावती आज जो भाषा बोल रही है, चुनावी आचार संहिता लगने के बाद उस भाषा को बोलने की स्थिति में वो नहीं होंगी। मायावती के सामने भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है, राजनीतिक वजूद का सवाल है, उनके दरकते हुए वोट बैंक का सवाल है। और यदि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो मायावती की पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली पटना जाकर नीतीश कुमार से नहीं मिल रहे होते। तो अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं, चुनाव तक यदि वो सारी चीजें एक साथ कैपिटलाइज होकर सामने आती हैं, मुकम्मल तरीके से जनता के बीच उनको पेश करने की कोशिश होती है। और सबसे बड़ी बात कि गठबंधनों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां विपक्षी गठबंधन और उस गठबंधन का ग्रास रूट लेवल तक जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच कितना गठबंधन हुआ, इस पर चुनावी सफलता निर्भर करती है। उस राज्य में 2019 की तरह बुआ बबुआ के गठबंधन, जिसमें नेताओं का गठबंधन तो दिखा, कार्यकर्ताओं के गठबंधन का स्पष्ट रूप से अभाव दिख रहा था। उस अभाव को, उस खाई को पाटने के लिए उत्तर प्रदेश का इंडिया गठबंधन किस प्रकार से कोशिश करता है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की सफलता और असफलता पर बहुत निर्भर करती है। मोटे तौर पर कहें तो इन तीनों राज्यों में यदि भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीटों के बीच सिमट गई तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में, अगली लोकसभा में विपक्षी बेंचों तक बैठना तय है। 150 के आंकड़े के आसपास उनका सिमटना तय है। लेकिन यदि एक बार पुनः 114 और 123 की परिस्थितियां इन तीनों राज्यों से बन गई तो ये किन प्रकार भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा पार करेगी और 200-210 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे राजनीतिक दल मौजूद हैं जिनके पास 50 से 55 सीटें आनी है और वो 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर बहुत आसानी से एनडीए की सरकार बना सकती है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठा सकती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने के लिए वो कौन सा कार्ड सामने रखे। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि अगला प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी बनेंगे या अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी यदि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहे तो, और साथ साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत किधर जाएगी और नरेंद्र मोदी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे या नेता सदन होंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री होंगे। लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की जो चुनौती है, वो चुनौती रणनीतिक स्तर पर कितनी बड़ी है, इसका लिटमस टेस्ट आगामी विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां तय करेंगी। और यदि विधानसभा के साथ ही लोकसभा हो गया तब तो कांग्रेस को और पूरे इंडिया गठबंधन को वाकई एक नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।